नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु गैरवानी। सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर की। एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई हुई है। वन विभाग की जमीन पर बने अवैध मकान हटाए गए हैं। गुप्तेश्वर पहाड़ी इलाके में अवैध कब्जा करके बनाए गए थे मकान। 25 परिवारों ने मकान बनाए थे। अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध जो कब्जे कर रखे थे उन पर कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एंटी माफिया अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है और ग्वालियर में ये बड़ी कार्रवाई हुई है एंटी माफिया अभियान के तहत। एंटी माफिया अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई हुई। 25 मकानों के अवैध कब्जों को गिराया गया है। एंटी माफिया अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वन विभाग की जमीन पर बने अवैध मकान हटाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध मकान हटाए गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पच्चीस परिवारों ने मकान बना कर रखे थे। एंटी माफिया अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई और मकान खाली कराए गए। 25 मकानों के अवैध कब्जों को गिराया गया है। एंटी माफिया अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वन विभाग की जमीन पर बने अवैध मकान हटाए गए हैं। गुप्तेश्वर पहाड़ी इलाके में अवैध कब्जा करके बनाए गए थे मकान। 25 परिवारों ने मकान बनाए थे जिन्हें हटाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, एंटी माफिया अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। सुशील, सुन पा रहे हैं आप? जी देखिए, ग्वालियर के नजदीक ही ये वन विभाग की जमीन है, गुप्तेश्वर पहाड़ी के इलाके में, और इसमें करीब 25 से ज्यादा परिवारों ने मकान बना लिए थे। ईंट पत्थर सहित अन्य जो मकान लंबे समय से बने हुए थे, और इन मकानों को आज जो है ग्वालियर जिला प्रशासन वन विभाग की टीम ने संयुक्त अभियान करके यहाँ से हटाया है। और लगभग 25 से ज्यादा ये जो मकान थे पूरी वन विभाग की जमीन घेर कर बनाए गए थे। पहले इनको नोटिस दिए जा चुके थे, लेकिन लंबे समय बाद भी इन्होंने यहाँ से अपने अतिक्रमण या वाले मकान नहीं हटाए, और यही वजह कि आज प्रशासन ने, वन विभाग की टीम ने मिलकर ये कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रहा। कुछ विरोध जरूर हुआ शुरुआती दौर में, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने और वन विभाग की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर इन सभी मकानों को यहाँ से हटा दिया है। सुशील, आखिर कितने लंबे वक्त से अवैध कब्जा कर रखा था और आखिर अब जब ये कब्जा हटा लिया गया है तो कुछ उन लोगों को राहत दी जाएगी जो वहां रहते थे? देखिए, करीब 4-5 साल से यहाँ धीरे धीरे मकान बनने का सिलसिला शुरू हुआ था, और अब करीब 25 के लगभग ये मकान इस पूरे इलाके में बने हुए थे। चूंकि प्रशासन ने एंटी माफिया अभियान शुरू किया था, उसमें चिन्हित किया था कि शहर के अलावा जो आसपास के इलाके हैं वहां पर सरकारी जमीन, चाहे राजस्व की हो या वन विभाग की हो, कहाँ कहाँ अतिक्रमण है। उसी के तहत ये गुप्तेश्वर पहाड़ी है, जहाँ गुप्तेश्वर प्राचीन मंदिर है महादेव जी का, उसके आसपास जो वन विभाग की जमीन है इस पर लगभग ये 25 मकान बने हुए थे। इन लोगों को पहले भी चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन लंबे समय से ये लोग वहाँ काबिज थे, और यही वजह कि जब चेतावनी के बावजूद इन्होंने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया तो आज प्रशासन ने और वन विभाग की टीम ने राजस्व के साथ मिलकर ये कार्रवाई अंजाम दिया है। ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली से। बड़ी खबर है, वित्त मंत्री के साथ बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। वित्त मंत्री के साथ बजट 2023-24 की तैयारियों पर चर्चा हुई है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री से मांग की है एनपीएस की 17,240 करोड़ की राशि लौटाने की मांग की गई है। कहा, राज्य का अंश पृथक पेंशन निधि में किया जाएगा जमा। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान आया है। केंद्र सरकार लौटाए
17,240 करोड़। एनपीएस की राशि लौटाए केंद्र सरकार। एनपीएस की राशि 17,240 करोड़ लौटाए केंद्र। जीएसटी और कोल सेस की 20,000 करोड़ भी केंद्र दे। संघीय व्यवस्था के तहत राशि केंद्र सरकार दे। वित्त मंत्री के नाते हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें भाग लिया है। छत्तीसगढ़ को जो देय राशि है केंद्र सरकार के द्वारा, उसकी मांग तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया ही है। छत्तीसगढ़ को जीएसटी की क्षतिपूर्ति, शेष जीएसटी, कोल का शेष, माइनिंग का जो शेष और रॉयल्टी का हिस्सा, ये सब मिला करके छत्तीसगढ़ को जो 20-22 हजार करोड़ रुपया लेना है, उसके अलावा पुरानी पेंशन योजना में छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लगभग 17,000 करोड़ रुपया की राशि, इसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की बैठक में अपनी बात उठाई है। और हम उम्मीद करते हैं अगर दिल्ली की सरकार बजट बनाने जा रही है तो राज्य के इन हितों को उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर बड़ी बैठक है। आदिवासी आरक्षण पर विधेयक का मामला है ये पूरा। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान आया। सर्वानुमति से विधेयक पारित कराए विपक्ष। आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करवाए विपक्ष। कांग्रेस सरकार सभी वर्गों के लिए विधेयक ला रही है। उम्मीद है विपक्ष विधेयक पास कराने में मदद करेगी। हम विपक्ष के सदस्यों से बातचीत भी करेंगे। मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के तत्काल पश्चात प्रतिपक्ष के द्वारा जो है तौबा मचाया जा रहा है, तो उम्मीद करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार 2 कदम आगे बढ़ के उन सारे वर्गों के हितों के संरक्षण में आरक्षण देने जा रही है, तो प्रतिपक्ष भी इसको सर्वानुमति से विधानसभा में पारित करे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। संसदीय कार्य मंत्री के नाते मैं अपेक्षा भी करता हूं। सवाल किसी के दबाव में नहीं है। हम 71 के बहुमत में हैं, हम प्रतिपक्ष के दबाव में क्यों आएंगे? लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चिंता है छत्तीसगढ़ के उन सभी वर्गों को जिनको लाभ मिलना है। और दुर्भाग्य है प्रतिपक्ष का कि माननीय उच्च न्यायालय में उनके शासनकाल में जो दस्तावेज रखे गए, शायद वो दस्तावेज विधानसभा के सामने भी आएंगे। उन दस्तावेजों में तत्कालीन सरकार ने कभी आरक्षण जितनी संख्या है उसके आधार पे लोगों को मिले, इसके बारे में तो कभी उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत ही नहीं किया है। और चलिए अब दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं। निगम कमिश्नर और कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। पार्षद की बर्खास्तगी के लिए मोर्चा खोला गया है। रिसाली नगर निगम के कांग्रेस पार्षद को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। कांग्रेस पार्षद विलास बोरकर को बर्खास्त करने की मांग है। कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। गाली गलौज करने से आक्रोशित हो उठे हैं अब कर्मचारी। संभागायुक्त ऑफिस पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। बर्खास्तगी तक काम बंद रखने का भी ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। संभाग आयुक्त ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है और मांग की जा रही है बर्खास्त करने की। दुर्ग से ये बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। निगम कमिश्नर और कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। पार्षद की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है और बर्खास्त जब तक नहीं किया जाता तब तक काम बंद करने की चेतावनी भी दी गई है। रिसाली नगर निगम के कांग्रेस के पार्षद हैं ये। बर्खास्तगी तक काम बंद करने के लिए अब जो है ऐलान किया गया है। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। टॉयलेट कैफे में अब आग लगी है। धुआं उठने से हड़कंप मचा। स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए स्मार्ट टॉयलेट में आग लगी। नेहरू चौक पर स्थित टॉयलेट कैफे में धुआं उठने से हड़कंप मचा। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। और आइए अब देखते हैं किस तरह से डायरिया का प्रकोप बढ़ रहा है।
भिलाई की बात करते हैं। सबसे पहले कैंप एरिया में दूषित पानी की वजह से डायरिया फैल रहा है। नलों से आने वाले पानी में कीड़े और जोंक निकलने से लोग दहशत में हैं। लोग गड्ढों से गंदा पानी पीने को मजबूर है। कैंप इलाके के बाद खुर्सीपार क्षेत्रों में भी पीने के पानी में जोंक निकल रहा है। खुर्सीपार के लोगों में अब डायरिया का भय सताने लगा है और इस इलाके के पार्षद पानी में गंदगी की समस्या कई बार उठा चुके हैं। डायरिया फैलने के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम एक्टिव हुई। प्रभावित इलाकों में नाली की सफाई का काम भी शुरू किया गया है। टैंकरों से पीने के पानी की सप्लाई की जा रही है। डायरिया की रोकथाम के लिए टीम का भी गठन किया गया और इसी के साथ ही डायरिया कैसे फैली इसकी जांच के लिए टीम बनाई गई है। भिलाई के मेयर का कहना है कि डायरिया पर कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे पता चलता है कि कैंप एरिया के बाद दूसरे इलाके में भी डायरिया फैल सकता है। शहर में करीब 100 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 5 लोगों का इलाज आईसीयू में हो रहा है। भिलाई में डायरिया फैलने के बाद यहां के अस्पतालों में ज्यादातर जो मरीज दिखाई दे रहे हैं वो डायरिया के ही हैं। अभी जिस अस्पताल में मैं मौजूद हूं ये सुपेला इलाके का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है और यहां पर आप देखिए कि जो तमाम मरीज यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी डायरिया से पीड़ित हैं और इनसे ही जान लेते हैं। भाई साहब कहां से हैं आप? शर्मा कॉलोनी से। अच्छा, तो क्या दिक्कत है? वो उल्टी पैखाना वाला दिक्कत है। अच्छा, तो डायरिया ही बताया? हाँ, डायरिया ही है। तो कैसे हुआ? ये पानी के लेके है लग रहा है। हाँ। आपके इलाके में साफ पानी नहीं आता? नहीं आता है। आपको भी है? दोनों मेरी मरीज। तो ये देखिए कि ये स्थिति है कि कोई भी अछूता नहीं है। छोटे बच्चों को भी यहाँ पर डायरिया की चपेट में है। इनसे ही जान लेते हैं। मैडम क्या कहेंगी, कब से हुआ है? कल से हुआ है। उल्टी दस्त। हाँ। तो आपके इलाके में पानी कैसा आता है? पानी तो गंदा ही आता है, बीच बीच से लीकेज हो गया पाइप सब। अच्छा, तो स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे थे कि आपके इलाके में? अभी तो नहीं गए हैं कोई भी। अभी कोई नहीं? ना पाउडर वाडर छिड़काव कुछ नहीं हुआ है। नाली साफ सफाई भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। उसके बाद भिलाई में इस वक्त डायरिया तेजी से फैल रहा है और लोगों को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो स्वास्थ्य विभाग की है। इस वक्त मेरे साथ जिले के सीएमएचओ हैं जेपी मेश्राम, इनसे ही जान लेते हैं। फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं वो कंफ्यूज करने वाले हैं। एक्चुअल आंकड़े क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है, कितनी कैजुअलिटीज हैं और पीड़ितों की संख्या क्या है? अभी अभी की पोजीशन में अभी जितने पीड़ित हैं, उल्टी दस्त से जो बीमार लोग हैं, उन लोग अभी विभिन्न अस्पतालों में, जिला अस्पताल और सुपेला अस्पताल और हमारे यहाँ बैकुंठ धाम अस्पताल है उसमें और प्राइवेट अस्पतालों मिलके 82 लोग अभी भर्ती हैं। कल से बहुत लोग डिस्चार्ज हो गए हैं और 2-3-4 लोग हर जगह में एडमिट हुए हैं। अभी स्थिति सबकी सामान्य है। तो ये दिक्कतें तो आ रही है कि भाई लोग सीरियस नहीं हैं और सीधे पहुंच नहीं पा रहे हैं अस्पताल। तब ऐसे में स्क्रीनिंग के लिए क्या व्यवस्था की है कि कैसे? अभी हमारे पास हमने तुरंत